मेजर्स ऑफ वेरिएशन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है लास्ट क्लास से। डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास हैं, जिनमें से कि कुछ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और कुछ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन सेम उन्हीं डाटा यूनिट्स में होती है जिनमें डाटा ऑब्जर्व किया गया है, और इनकी बेस पे हम दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट्स की वेरिएशन को कंपेयर नहीं कर सकते। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूनिटलेस क्वांटिटीज़ हैं। ये रेशियो की फॉर्म में कैलकुलेट की जाती हैं, और रेशियो की फॉर्म में कैलकुलेट होने की वजह से इनके जो यूनिट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये यूनिट फ्री क्वांटिटीज़ रह जाती हैं, जिसकी वजह से हम दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट्स की वेरिएशन को कंपेयर करने के लिए रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस को यूज़ करते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से हैं वो अरिथमेटिक मीन है। मेजर ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएशन में से अगर आप देखें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्यों मीन और अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, इस चीज़ को भी हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और जो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास CV है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसे हम परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और जिस डाटा सेट का CV लेस होगा हम कहते हैं कि वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वो ज़्यादा अच्छा डाटा है, उसमें वेरिएशन कम है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर डाटा की, तो हमारे पास डाटा की डिस्ट्रीब्यूशंस या तो डाटा सिमेट्रिक हो सकता है, ये हमने काम फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू चेक कर सकते हैं हम कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, और इसके अलावा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के ज़रिए भी हम ये चेक कर सकते हैं डाटा की शेप कैसी है। डाटा की शेप या तो सिमेट्रिक होगी या कि स्क्यूड होगी। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड जो हैं वो इक्वल होते हैं। मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन राइट स्क्यूड है, यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो मीन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा मीडियन और फिर सबसे छोटा मॉड होगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है तो यही रिलेशन अपोजिट हो जाएगा, आपका मॉड सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन और फिर मीन मीडियन हमेशा सेंटर में आएगा। और अगर ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है किसी डाटा सेट के लिए, तो आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। ये चीज़ हम न्यूमेरिकली भी चेक कर सकते हैं कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। मतलब पहले आपने फ्रीक्वेंसी कर्व से या फिर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से एक आइडिया किया है कि डाटा की शेप कैसी है, वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यूड। तो उसके लिए कुछ हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट भी करेंगे। तो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस जो है ये चेक करता है कि डाटा सिमेट्रिक है, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन या कि स्क्यूड है। A distribution or data set is symmetric if it looks the same to the left and right of the center point. अब coefficient of skewness कैलकुलेट करने के लिए आपके पास टू फार्मूलाज हैं। summation xi minus x bar cube divided by ns cube, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 3 है। और यहाँ जो आपने ऑब्जर्वेशंस में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए हम ये स्क्वायर डिफरेंस लेते थे। अब यहाँ इसकी पावर आपने क्यूब लेनी है, 3 लेनी है। और या फिर आपके पास अगर क्वार्टाइल्स की फॉर्म में डाटा है, क्वार्टाइल्स कैलकुलेटेड है एक डाटा के, तो आप क्वार्टाइल्स को यूज करके भी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला है आपके पास Q3 माइनस 2Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। आप कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर कैसा आएगा, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? If skewness equal to 0, the distribution is symmetrical. If skewness greater than 0, then distribution is positively skewed. And if skewness less than 0, the distribution is negatively skewed. नेक्स्ट है, अगर आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक आ जाती है तो फिर फर्दर हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक में से भी कौन सी शेप है। 3 तरह की शेप्स हो सकती हैं सिमेट्रिक में भी, 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकती हैं, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक या प्लैटिकर्टिक। Measures of kurtosis, it describes the extent of weakness or flatness of the distribution of the data. और इसके लिए नोटेशन जो यूज होगी K की kurtosis के लिए, ये जो बिल्कुल थोड़ी फ्लैट सी शेप है दैट इज प्लैटिकर्टिक, जो सेंटर वाली है इट इज कॉल्ड मेसोकर्टिक, और जो हाई पीक है ये लेप्टोकर्टिक है, इसकी वेरिएशन डिस्पर्शन कम है।
ये जो मीजोकर्टिक है दिस इज आल्सो नोन एज नॉर्मल, और हमें डाटा नॉर्मल चाहिए होता है फर्दर कोई भी इन्फरेंस ड्रॉ करने के लिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, यहाँ भी आपने ऑब्जर्वेशंस में से मीन सब्ट्रैक्ट करना है और उसकी पावर 4 लेनी है, डिवाइडेड बाय ns पावर 4 माइनस 3। आपका कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का आंसर अगर 0 आए तो डिस्ट्रीब्यूशन मीजोकर्टिक या नॉर्मल है, if it is greater than 0 then leptokurtic, and if it is less than 0 then platykurtic। ये आपके पास एक डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल आपको इसका मीन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कैलकुलेट करना है। कंसीडर अनदर डाटा, ये इसी डाटा को मैंने फ्रैक्शनल कर दिया है, इसका मीन फाइंड करना है आपने इसका भी, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करके देख लेनी है फॉर योर प्रैक्टिस। 5 नंबर समरी ऑफ ए डेटा सेट जिसे हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाया था। इट इंक्लूड्स मिनिमम Q1, Q2, Q3 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, और इस चीज़ों इन 5 नंबर समरी को आप यूज करते हुए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे पास सभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे फ्रिक्वेंटली यूज करने वाली की जाने वाली मेजर अरिथमेटिक मीन है, और इसी तरह मेजर्स ऑफ वेरिएशन में से स्टैंडर्ड डेविएशन है। Why these two quantities are so important? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक डेटा सेट है, आपको एक तो उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मीन आ रहा है 90.15 और स्टैंडर्ड डेविएशन है इस डाटा का 16.4। Next you have to calculate the percentage of observations lying within the limits mean plus minus 1 time standard deviation, mean plus minus 2 standard deviation, and mean plus minus 3 standard deviation. मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, मीन में से अरिथमेटिक मीन में से स्टैंडर्ड डेविएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी इस इंटरवल की, और अगर ऐड कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट फिर आप मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर लिमिट आएगी, और ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आएगी। सेम केस फॉर मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपके पास ये इंटरवल्स आ गए, मतलब जब आपने सब्ट्रैक्शन की है तो लोअर लिमिट आ गई है, और जब आप ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। फिर आपने अपनी डाटा वैल्यूज में से काउंट करनी है कि कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो 73.75 से लेके 106.55 के दरमियान में फॉल करती हैं। अगर हम काउंट करें तो ऐसी 13 ऑब्जर्वेशंस हैं। टोटल हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। 20 में से 13 ऐसी हैं जो कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल कर रही हैं। ये 20 का कितने परसेंटेज है, तो 13 को 20 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 65% बनता है। हम कह सकते हैं कि अबाउट 65% डाटा वैल्यूज जो हैं वो मीन प्लस माइनस 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल कर रही हैं। अगर हम नेक्स्ट जाएं तो मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, अरिथमेटिक मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लोअर लिमिट आएगी, ऐड करेंगे तो ये अपर लिमिट आएगी। अब फिर आपने काउंट करना है अपनी डाटा वैल्यूज़ को कि कितनी ऐसी डाटा वैल्यूज़ हैं जो कि 57.35 से लेकर 122.95 के दरमियान में फॉल करती हैं। तो ऐसी 19 ऑब्जर्वेशंस यहाँ आपको मिलेंगी। 19 20 का कितने परसेंट है, इट इज़ 95%। दैट मीन्स 95% of the data values lies between mean plus minus 2 standard deviation for this data set. And next, 100% data lies between mean plus minus 3 standard deviation. मतलब कि सारा का सारा डाटा सेट जो है, अगर आप ये इंटरवल कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 से मल्टीप्लाई करें
और मीन में से सब्ट्रैक्ट करें और ऐड करें तो ये जो इंटरवल आएगा इसमें अबाउट ऑलमोस्ट फुल डाटा आपका कवर हो जाता है। यही इसकी इम्पोर्टेंस की रीज़न है कि आपका जो मीन और अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम किसी डाटा सेट की सिर्फ ये दो क्वांटिटीज दे देते हैं तो ये फुल डाटा को कवर करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल कर्व, अगर आपके पास आपको ये नॉलेज दे दी जाए कि ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि आपके जो पास जो डाटा है वो नॉर्मल है तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करेंगी कि about 68% of the observations fall between plus and minus one standard deviation from the mean. 68% डाटा फॉल करेगा मीन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन में। 95.5% डाटा फॉल करेगा मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन में और 99% about 99% fall between plus and minus 3 standard deviation from the mean. ये स्पेसिफिक जो परसेंटेज है ये नॉर्मल के लिए है, अदरवाइज ये कोई सा डाटा था जिसके लिए हमने ये परसेंटेजेस कैलकुलेट की। अगर नॉर्मल है तो उसमें श्योरली वो इतनी परसेंटेजेस के 68%, 95% और अबाउट 99% जो परसेंटेजेस हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, अनदर नेक्स्ट टॉपिक है ये। A standardized variable, sometimes called a z-score or a standard score, is a variable that has been rescaled to have a mean of 0 and a standard deviation of 1. If you subtract the arithmetic mean from a variable and divide by the standard deviation of this data set, you will get standardized variable, standard variable or a standardized variable. What are the features of this standardized variable? Its mean is 0 and standard deviation is 1. And it is unitless variable. For example, ये आपके पास एक data है. You have to calculate its mean and variance and make a standardized variable and verify that the mean and variance of the zi is 0 and 1 respectively. ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल x का डाटा है, आपने उसका मीन कैलकुलेट करें अगर आप तो ये आपके पास 38 आएगा। xi माइनस x बार करें तो ये वही जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की प्रूव की थी कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम इज 0, तो ये 0 आ रहा है। फिर आप समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर करके इस सम को यूज करते हुए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे x का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x के लिए 14.598 आ रहा है। अब आपने इस x वेरिएबल को कन्वर्ट करना है c में, तो आप क्या करेंगे, इस x वेरिएबल में से इसका मीन सब्ट्रैक्ट करते जाएं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते जाएं, तो ये आपके पास एक न्यू वेरिएबल बन जाएगा, दैट इज स्टैंडर्ड वेरिएबल और स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसका सम 0 आएगा। अगर समेशन z 0 है तो इसका मीन भी 0 होगा। और आपको इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो जिस तरह से आप x वेरिएबल का वेरिएंस कैलकुलेट करते थे वैसे ही आप zi माइनस z बार करके उसको स्क्वायर करें। z बार 0 है तो जस्ट z स्क्वायर ही कर लेंगे और वेरिएंस कैलकुलेट करें, वो भी 1 ही होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी z का 1 ही आएगा। तो ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हो कि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का मीन 0 हमेशा और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 आएगा।